वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 501 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज क्या है। सो लैंग्वेज जो है वो मेथड है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, और इसके अंदर जो है वो दोनों हैं, स्पोकन भी है और रिटन भी है। जो हम बोलते हैं वो भी, और साथ में हम लिखते भी हैं लैंग्वेज को। और इसके अंदर जो है वो वर्ड्स को यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर्ड और जो कन्वेंशनल वे होता है। सो लैंग्वेज जो है वो टूल होता है एक्सप्रेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए भी। सो फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कुछ जो है वो फीचर हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सिमरात एबिलिटी होती है टॉक करने की, बोलने की चीज़ों के बारे में जो कि प्रेजेंट नहीं होती इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि पास्ट इवेंट्स, फ्यूचर प्लान्स और हाइपोथेटिकल सिनेरियोस वगैरह जो होते हैं। उसके अलावा जो है वो आर्बिट्रेरी आर्बिटेरिनेस आ जाती है, जिसके अंदर कोई भी नेचुरल कनेक्शन जो है वो नहीं होता एक वर्ड और उसकी मीनिंग के दरमियान। जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्री है और एग्री अपॉन होता है जो कम्युनिटी ऑफ स्पीकर हैं उनके। और जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो है क्या है, एबिलिटी होती है क्रिएट करने की न्यू वर्ड ऑफ फ्रेसेस और अंडरस्टैंड करना नॉवल अटरेंस जो कि कभी जो है सुने नहीं गए थे पहले। और आखिर में जो यहाँ पर है फीचर वो है कल्चरल ट्रांसमिशन। सो लैंग्वेज जो है उसको लर्न किया जाता है, सीखा जाता है सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए, और ये जेनेटिकली तौर पे इनहेरिट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो है वो पैदा होते ही कोई लैंग्वेज जो है वो बोलना शुरू करता है, बल्कि उसको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो उसी से वो सीखता है। अब ये जो एक ऐसा बच्चा है जो कि पैदा हुआ है उर्दू स्पीकिंग घर के अंदर, लेकिन उसको अगर इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिलता है तो तब भी वो बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। सो ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है दो लेवल्स के ऊपर या लेयर्स के ऊपर साइमल्टेनियसली, साउंड्स एंड मीनिंग्स। सो एलिमेंट डेट मेक अप अ लैंग्वेज, वो एलिमेंट जो मिलके लैंग्वेज बनाते हैं। वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर होती है, स्पीच एंड राइटिंग भी होती है। वर्ड्स जो कि बेसिक यूनिट होता है मीनिंग का, ग्रामर जो कि रूल्स होते हैं, और स्पीच होती है और राइटिंग। सो दो मेन मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सो बर्थ एंड लाइफ होती है किसी भी लैंग्वेज की। सो कोई भी डेफिनेटिव कंसेंसस नहीं कि कैसे और कब लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनेट होती है। सो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम देखते हैं तो उसको हम अगर पीछे जाकर देखते हैं एंशंट एरा के अंदर, तो एंग्लो सैक्सन ट्राइब तक हम पहुंच सकते हैं कि वहां से इसका ओरिजिन हमें मिलता है। लेकिन जो प्रिसाइज डेवलपमेंट डिटेल है डेवलपमेंट की, वो अभी भी जारी बातें डिबेटेबल है। उसके बाद ये कि ग्रोथ एंड डेथ ऑफ लैंग्वेज। सो ग्रो और जो डेथ होती है किसी भी ज़बान की। सो जो कंपटीशन होता है दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, जारी बात है एक लैंग्वेज को कंपटीशन भी होता है जब दूसरी कोई लैंग्वेज आ जाती है। स्पेशली जो है पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस के ज़रिए ये भी की फैक्टर होता है डिक्लाइन होने में किसी भी लैंग्वेज के। जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर जो सेल्टिक लैंग्वेज थी, वो जारी बात है इंग्लिश आने के बाद जो है वो लैंग्वेज ख़त्म होती चली गई। सो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की हम बात करते हैं। सो हम सिंपली जो है वो नहीं जानते कैसे लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनेट होती है। सो जो एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की साउंड और सिंपल वोकल पैटर्निंग अपेयर होता है एक एंशियंट पार्ट के अंदर ब्रेन के। सो सिंपलाइज वोकलाइजेशंस जो है वो प्रेजेंट होती हैं दूसरे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं इनमें भी। सो ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो पोजेस करती है कॉम्प्लेक्सिटी जो कि डिस्टिंग्विश करती है। सो एनिमल्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सिंपल साउंड्स के जरिए, जैसे कि बार्क के जरिए या फिर म्यू के साउंड के जरिए। लेकिन ह्यूमन यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है साउंड का, ग्रामर का और वोकेबलरी का, जो भी उनके टॉट्स हैं उसको बताने के लिए और फीलिंग्स को बताने के लिए। सो फैमिली ऑफ लैंग्वेज में हाउ डज द फैमिली मैटर, कैसे फैमिली जो मैटर करती है। सो फैमिली ट्री भी हम देखते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो डिवाइड होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। सो 1786 के अंदर एक ब्रिटिश
गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया के अंदर सर विलियम जोन्स जिनका नाम था, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की संस्कृत के ऊपर, जो कि एक एंशियंट लैंग्वेज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि तकरीबन 3,500 या 4,000 साल पुरानी लैंग्वेज है। तो ये देखा गया कि संस्कृत का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल स्ट्रक्चर था, और ज़्यादा परफेक्ट देखा गया ग्रीक के मुकाबले में, और ज़्यादा कॉपियस देखा गया लैटिन के मुकाबले में। और ये भी देखा गया कि सिमिलैरिटीज़ भी थी संस्कृत की इन लैंग्वेजेस के साथ। सो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ये जो है संस्कृत लैंग्वेज जो है वो आर्यंस लेकर आए थे, तो ऐसा भी इससे पता चलता है। और ये लैंग्वेज जो है ज़ाहिर बात है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में फिर कंसिडर किया जाता है। सो इसी वजह से संस्कृत को भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कंसिडर किया गया, ग्रीक और लैटिन की तरह। सो जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की लैंग्वेज के अंदर, सो अगर हम देखते हैं चेंज आना एक लैंग्वेज का पर्सपेक्टिव से डाइवर्जेंट डेवलपमेंट के, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज बॉर्न होती है, कैसे ग्रो करती है, चेंज होती है और डेवलप होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो गुजरी है कई सारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, जिसमें कि ओल्ड इंग्लिश आई, फिर मिडिल इंग्लिश, फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और फिर लेट मॉडर्न इंग्लिश। हर स्टेज में हमें पता चलता है चेंजेस जो है वोकेबलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन के अंदर। उसके बाद है लैंग्वेज फैमिलीज एंड फैमिली ट्री एग्जाम्पल। सो प्रोसेस जो है डाइवर्जेंट डेवलपमेंट का, फॉर्मेशन जो है न्यू लैंग्वेज की हुई बहुत बार ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। और अगर अब हम देखते हैं तो तकरीबन 6,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो हमें दिखाई देती हैं वर्ल्ड के अंदर, और इनमें से कई सारी जो है ज़ाहिर बातें बिलोंग करती हैं सेम ग्रुप के साथ जो कि रिलेटेड लैंग्वेजेस का है, जैसे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। सो और ये कुछ ये ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं कुछ ग्रुप, जैसे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है जिसके अंदर यूरोपियन लैंग्वेजेस और नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। नॉर्थ इंडिया का हिस्सा जो है जिसके अंदर हम हमारा जो पंजाब का सिंध का जो इलाका है, ये भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं उस हिसाब से, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ के हिसाब से। सो मेसोपोटामिया के अंदर ईस्ट सेमेटिक लैंग्वेज थी बेबीलोनियन, एसीरियन। और जो वेस्ट सेमेटिक लैंग्वेज थी जैसे कि मोबाइट, फोनिशियन, एरामिक और हिब्रू। और सेमेटिक जो साउथ सेमेटिक लैंग्वेज है उसमें हम देखते हैं अरबिक का। सो फोनोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। सो जो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें जो है वो शामिल होता है एक्वायर करना, यूज़ करना है स्पीच साउंड के, कम्युनिकेट किया जाए इफेक्टिवली, सो लर्न किया जाए, प्रोनाउंस करना साउंड जो है न्यू लैंग्वेज के, जैसे कि आर साउंड जो है फ्रेंच में, या फिर द साउंड जो है वो इंग्लिश के अंदर, ये जो है पार्ट होता है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आ लैंग्वेज। सो मॉर्फोलॉजी जो है एज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन जो है, और जो कैसे वर्ड्स रिलेट करते हैं एक दूसरे से लैंग्वेज के अंदर। सो जो कॉन्सेप्ट है मॉर्फिम्स का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग्स इन अ वर्ड। सो वर्ड अनब्रेकेबल जो है उसको हम देखें तो उसको ब्रोक डाउन किया जा सकता है थ्री मॉर्फिम्स के अंदर। अन एक है, फिर दूसरा ब्रेक और एबल। सो ये एनालिसिस हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जो वर्ड्स मीनिंग है और उसका जो रिलेशनशिप है दूसरे वर्ड से, जैसे कि ब्रेकेबल और ब्रेक। ब्रेकेबल और ब्रेक को हम अगर देखते हैं इन दोनों वर्ड्स को। सो सिमेंटिक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो एक लैंग्वेज की, सो कनेक्शन होता है सिमेंटिक के दरमियान और कॉन्सेप्ट्स के दरमियान, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन है, रेफरेंस है और डेनोटेशन भी है। उसके बाद आता है फिर प्रैग्मेटिक। सो प्रैग्मेटिक की हम बात करें सो ये कि स्टडी करना कि कैसे कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है मीनिंग को। और सिंटेक्स की हम बात करते हैं तो ये कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है ताकि फॉर्म किया जाए वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस। उसके बाद ये व्हाट इज इंग्लिश, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो ज़रूरत है डिफ़ाइन करने की कि इंग्लिश जो है उसका
मीन क्या है और जो इसकी इम्पोर्टेंस है ग्लोबली। सो इंग्लिश लैंग्वेज ज़ाहिर बात है ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्प्रेड हुई बियॉन्ड इंग्लैंड। इसका ओरिजिन तो ज़ाहिर बात है ओरिजिनेट हुई है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन ये स्प्रेड हुई उससे बाहर, और अब इसको हम देखते हैं तो ये ज़ाहिर बात है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आज के दौर के अंदर ये ग्लोबल लैंग्वेज है। अब ये भी सवाल उठता है कि इंग्लिश हुज लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज है। सो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं ऑनरशिप होने की एक लैंग्वेज की, हाईलाइट करता है कि इंग्लिश जो है वो सोली तौर पे इंग्लैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। इंग्लैंड के लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी ही ज़ाहिर बात है इंग्लिश जो है वो प्रॉपर्टी है, जबकि इंग्लिश लोग जो हैं ज़ाहिर बात है इंग्लिश स्पीकर वो इंग्लिश ही बोलते हैं। लेकिन इसको बोलने वाले ज़ाहिर बात है मिलियंस हम देखते हैं अराउंड दी वर्ल्ड हैं, पूरी दुनिया में ही ज़ाहिर बात है लोग इसको बोल रहे हैं, जो कि इसको ट्रूली तौर पे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाते हैं। सो इंग्लिश असल में देखा है तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ट्रूली इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो वेयर इज़ द इंग्लिश स्पोकन टुडे। अब आजकल कहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली जाती है, तो अब ये चीज़ तो काफ़ी हद तक लोगों को पता है काफ़ी सारे कंट्रीज़ का, कि इंग्लिश जो है वो हम देख सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर हम देख सकते हैं बोली जाती है। सो कुछ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये थर्ड सेकंड या थर्ड जो है मोस्ट पॉपुलर मदर टंग है वर्ल्ड के अंदर, और एक एस्टिमेट जो है 350 से लेकर 400 मिलियन नेटिव स्पीकर। और लेकिन क्रूशली जो है ये कॉमन टंग होती है ज़्यादा जो नन इंग्लिश स्पीकर हैं ओवरऑल वर्ल्ड अगर हम देखते हैं। सो नन इंग्लिश स्पीकर के दरमियान हम कॉमन जो लैंग्वेज हम कह सकते हैं वो इंग्लिश है। सो जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर हम उनको देखते हैं तो तकरीबन 400 मिलियन लोग जो यूज़ करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी को एज अ मदर टंग, और तकरीबन 700 मिलियन लोग जो है वो स्पीक करते हैं इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज भी। सो 3/4 जो है वर्ल्ड की जो मेल टैक्सेस और केबल्स होती हैं वो इंग्लिश में है, और मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड की जो टेक्निकल और जो साइंटिफिक पीरियोडिकल है वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश जो मीडियम होता है 80% जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वर्ल्ड के कंप्यूटर में है। सो जो सिग्निफिकेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सो पाकिस्तान में जायज़ाई बात है जो एक हिस्सा रहा है, बल्कि हिस्सा है साउथ एशिया का, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर रहा है तकरीबन 90 ईयर्स अगर हम देखें 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड। और इस पीरियड के दरमियान ब्रिटिश कंट्रोल के ज़ाहिर बात है इंग्लिश ही जो है ज़ाहिर बात है मेन लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये जो है बन गई फेयरली वाइडली नॉन जो है फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। और हायर लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन अब हमें इंग्लिश में ही दिखाई देती है। अब हमें ज़्यादातर जो है और ज़्यादा अब इंग्लिश को हम देखते हैं कि प्रमोट किया जा रहा है हायर एजुकेशन की कमीशन की तरफ से भी। इंग्लिश के अंदर ही नई नई हम जो डिग्री प्रोग्राम्स देखते हैं वो भी इंग्लिश में ही हम देखते हैं कि उनको लॉन्च किया जा रहा है, ना कि उसको उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में जो है वो जो यहाँ की अपनी लैंग्वेजेस हैं उसमें लॉन्च करने के बजाय। सो उसके बाद ये कि हाउ टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज, सम सैम्पल्स। सो जो कॉन्सेप्ट है स्टडी करने का लैंग्वेज हिस्टोरिकली एम्फेसाइज करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जो हिस्ट्री होती है लैंग्वेज की वो असेंशियल होती है कॉम्प्रीहेंड करने के लिए उसकी करंट स्टेट को, यानी कि जो उसकी करंट जो सूरत हाल है उसको भी लाजमी तौर पे हम जो है वो देखें। और उसके बाद ये कि वाई एंड हाउ टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों और कैसे जो है वो ट्रेस करें हिस्ट्री जो है इंग्लिश लैंग्वेज की। सो एक्सप्लोरेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री की वो होना। सो लिंग्विस्टिक्स ने जो है कुछ अटैम्प्ट किए हैं कि ट्रेस करें और डॉक्यूमेंट करें हिस्ट्री। सो किस हद तक जो है मॉडर्न इंग्लिश जो है वो सेम है उसी तरह जिस तरह इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश आइल्स के अंदर 1.5 मिलियन अगो, तकरीबन 1500 ईयर्स पहले अगर हम देखते हैं तो। और जो की इवेंट्स हमें दिखाई देते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर, अगर हम पुराने जो एंशंट एरा तक अगर हम जाके देखते हैं तो 449 के अंदर एंजल सेक्शन ज्यूड्स जो है इन्होंने क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया
ग्रेट ब्रिटेन को। और 597 के अंदर सेंट ऑगस्टिन जो है कैंटरबरी के ये अराइव हुए इंग्लैंड के अंदर, ताकि कन्वर्जन हो सके। वहाँ के जो लोग थे जो कि पेगन थे, मुशरिक काना जिनके अकायद थे, उनको कन्वर्ट किया जा सके। और फिर 730 के अंदर वेनरेबल बेटी ने प्रोड्यूस किया उनकी जो एक्लेस्टिकल जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, जो कि रिकॉर्डिंग है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। और 787 के अंदर स्कैंडिनेवियन जो इन्वेजन था शुरू हुआ रेड्स के साथ, और 865 के अंदर उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया नॉर्थ ईस्टर्न ब्रिटेन, और एक कैंपेन शुरू की कि कॉन्कर करने की इंग्लैंड को। और 871 के अंदर एल्फ्रेड जो बन गए ये किंग ऑफ वेसस, और रिटेक किया सिटी ऑफ लंदन, और सिक्योर किया जो किंगशिप थी तमाम इंग्लैंड की खुद के लिए और जो आने वाले सक्सेसर थे उनके लिए। और प्रोड्यूस करते हुए या स्पॉन्सर करते हुए जो ट्रांसलेशन है लैटिन वर्क्स की इंग्लिश के अंदर। 991 के अंदर इंग्लिश जो है इनको डिफीट हुई बैटल ऑफ मेल्डन के ऊपर। 1080 को अगर हम देखें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है ओल्ड इंग्लिश एपिक बियोवुल्फ के उनको लिखा गया। और 1016 के अंदर क्या हुआ, कैन्यूड बने किंग ऑफ इंग्लैंड, जो कि एस्टेब्लिश की एक डैनिश डायनेस्टी, यानी कि जो डेनमार्क की से आने वाली जो फैमिली थी उनकी डायनेस्टी ब्रिटेन के अंदर। और 1042 के अंदर जो डेनिश डायनेस्टी है वो ख़त्म हो गई डेथ के साथ किंग हार्डिकैनट की, और एडवर्ड कन्फेसर जो है बने किंग ऑफ इंग्लैंड। और 1066 के अंदर एडवर्ड कन्फेसर की डेथ हुई, और सक्सेसर मिले इनको हेरोल्ड, जो कि लास्ट एंग्लो सेक्सन जो है वो किंग, जो कि जिनकी डेथ हुई बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में फाइट करते हुए जो इन्वेडिंग आर्मी थी उसके अगेंस्ट विलियम की, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जो कि क्राउन किंग था इंग्लैंड के 25 दिसंबर। सो ये तो हुई थोड़ी हिस्ट्री। सो टाइप्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो जो टाइप्स हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चेंज की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज जो है कोई भी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है कोई भी हो, वो चेंज हो रही है, वो इवॉल्व हो रही है और अडेप्ट कर रही है जो नीड्स हैं उसके यूज़र्स की। सो वाई डस अ लैंग्वेज चेंज? अब कोई भी लैंग्वेज जो है वो चेंज क्यों होती है? सो आप किसी भी लैंग्वेज को देखें, चाहे इंग्लिश देखें, उर्दू देखें, या कोई भी लैंग्वेज आप देखें, तो आप देखते हैं कि वो चेंज हो रही है। इस वक्त की जो भी उर्दू है या इंग्लिश है आज से 100 साल पहले की नहीं थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है और चेंज हो रही है। उसके अंदर नए वर्ड्स का इजाफा हो रहा है। उर्दू के अंदर कई सारे इंग्लिश के वर्ड्स आप देखते हैं कि अब आ चुके हैं। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी कई सारी दूसरी ज़बानों के भी वर्ड्स आ चुके हैं, जिसके अंदर उर्दू के भी कुछ वर्ड हम कह सकते हैं गए, और अरबिक के वर्ड्स हैं, और इसी तरह और भी दूसरे ज़बानों के वर्ड्स इंग्लिश में भी हमें दिखाई देते हैं। और स्पेनिश के अंदर भी हमें अरबिक वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। सो कई सारे रीज़न हैं इसके। पहला ये कि जो नीड होती है स्पीकर्स की चेंज की, एक तो ये है। और उसके अलावा ये कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंस है, ये क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड्स भी और न्यू एक्सप्रेशंस भी। सो कैसे इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करते हैं उनकी यूनिक वोकेबलरी और जो यूसेज पैटर्न है, बेस करता है उनके एज के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और सोशल ग्रुप के ऊपर। उसके बाद है सिंक्रोनिक चेंजेस इन लैंग्वेज। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक की बात करें तो ये जो है क्या है कि स्टडी करना लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टाइम के अंदर बगैर कंसिडर करते हुए उसकी हिस्ट्री को। और जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक होता है ये स्टडी करता है लैंग्वेज चेंज जो है ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ। सो सिंक्रोनिक और जो डायक्रॉनिक है, सिंक्रोनी और डायक्रॉनी, ये जो है दो डिफरेंट तो हैं चीज़ें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री व्यू पॉइंट है लिंग्विस्टिक एनालिसिस में। यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है एनालाइज करने के लिए बहुत से जो एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के। उसके बाद है स्कोप ऑफ अ सिंक्रोनिक स्टडी।
सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है वो फोकस कर सकता है करता है ग्रामेटिकल फिनोमेना के ऊपर, जैसे कि वर्ड ऑर्डर, नेगेशन और जो फीचर्स होते हैं क्लोज लिंकिंग के। और वो जो है ले सकते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो मैकेनिज्म में जिसके ज़रिए चेंज इंट्रोड्यूस होता है लैंग्वेज सिस्टम में और डिफ्यूज़ होता है कम्युनिटीज़ ऑफ स्पीकर के थ्रू। डायक्रॉनिक चेंजेस इन जो लैंग्वेजेस में जो आती हैं डायक्रॉनिक चेंजेस, सो ये एक्सप्लेन करता है, इसका जो फोकस होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर जो कि चेंज होता है ओवर टाइम वक्त के साथ। सो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है वन ऑफ द टू मेन टेम्परल डायमेंशंस हैं लैंग्वेज स्टडी के, जिसको आइडेंटिफाई किया है स्विस लिंग्विस्टिक फर्डिनेंड डी सॉसर ने। सो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज की जो कि चेंज हुई वक्त के साथ। अब वेव मॉडल को अगर हम देखते हैं, सो वेव मॉडल जो है लैंग्वेज चेंज का बताता है कि चेंजेस स्प्रेड होते हैं ग्रेजुअली वेव्स की तरह, जो वेव्स होती हैं उस तरह अफेक्ट करते हैं कुछ लैंग्वेज को ज़्यादा दूसरों के मुकाबले में, दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में कुछ लैंग्वेज को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं जो वेव्स होती हैं। और लैंग्वेज कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सोशल और लिंग्विस्टिक फिनोमेना जिसके ज़रिए स्पीकर जो डिफरेंट लैंग्वेज के इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उससे जो है वो ट्रांसफ़र होता है लिंग्विस्टिक फीचर का, जाना जाता है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट के तौर पर भी। सो जहाँ पर इंट्रैक्शन जो है डिफरेंट लैंग्वेज के उससे लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र और चेंज होता है। सिंटैक्टिक चेंज की हम बात करते हैं तो चेंजेस होना सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर वो होता है कुछ, उसका जो रुझान होता है ऐसा होता है कि वो स्लोली होता है वक्त के साथ। सो सिंटैक्टिक चेंज जो है वो जनरली अनफोल्ड ज़्यादा स्लोली होता है और ये लेता है 100 ऑफ ईयर, ताकि वो कंप्लीशन हो सके उसके लिए 100 ऑफ ईयर लेता है वो। तो सिंथेटिक एंड एनालिटिकल लैंग्वेजेस को दरमियान अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो सिंथेटिक लैंग्वेज जो है इनको अगर हम देखें तो शो करते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप जो है इन्फ्लेक्शनल चेंजेस जो आते हैं वर्ड के अंदर। एग्जाम्पल के लैटिन जो है वो उसके अंदर यूज़ होते हैं एंडिंग्स जो है नाउन्स के ऊपर और वर्ब्स, ताकि इंडिकेट किया जाए ग्रामेटिकल फंक्शन। और जो एनालिटिकल लैंग्वेजेस होती हैं यहाँ पे यूज़ किया जाता है वर्ड ऑर्डर कन्वे करने के लिए ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल ली जाए तो इंग्लिश में रिलाई किया जाता है वर्ड ऑर्डर के ऊपर ताकि डिस्टिंग्विश किया जाए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एंड न्यूटर। सो ओल्ड इंग्लिश के अंदर जेंडर जो है वो एप्लीकेबल था वर्ड्स के ऊपर और इसी के साथ साथ उनके जो केस थे। सो अंडरस्टैंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ये इंपॉर्टेंट है कि जाना जाए कि कब इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता है जेंडर। सो उसके बाद ये कि वाई एंड हाउ टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डिवीजन इन स्टेज, कैसे और क्यों स्टडी किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज को डिवीजन के ज़रिए स्टेजेस के अंदर। सो इंग्लिश जो है वो रहती है सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज जो है आज की वर्ल्ड के अंदर, और थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते हैं ये इसके रिपीटली तौर पर पाई जाती है ये राइट प्लेस के अंदर राइट टाइम के ऊपर। सो इंग्लिश स्पीकिंग ब्रिटेन जो है वो लीडिंग कॉलोनियल नेशन थी 17 और 18 सेंचुरी के अंदर, और इसी के साथ साथ लीडर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में 18 और 19 सेंचुरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो। और जो लेट 19 और 20 सेंचुरी थी इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिका, अब जाहिर बात है उस वक्त तक अमेरिका काफ़ी आगे आ चुका था। सो इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिका जो है वो था लीडिंग इकोनॉमिक पावर, और वो फॉर फ्रंट भी था इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रेवोल्यूशन का लेट 20th सेंचुरी की। सो कंफ्यूजन एंड इश्यूज रिलेटेड टू डिविजन्स इन स्टेजेस। बहुत सी बुक्स और वेबसाइट ऐसी हैं जो कि ये डिस्क्राइब कर रही हैं जो जर्नी है, जो सफ़र है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके जो एंशंट ओरिजिन है, जो कदीम जो उसका ओरिजिन है वहाँ से लेकर आज के जो डायनामिक और जो पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है वहाँ तक। और वेरिड पर्पस हैं, वेरिड इंटेंडेड रीडरशिप है और वेरिड जो है वो पैटर्न्स हैं। सो एवोल्यूशन जो है इंग्लिश का 1500 ईयर्स के अंदर उसकी जो एग्जिस्टेंस हुई इंग्लैंड के अंदर, उसका एक, 1500 ईयर्स के अंदर उसकी जो एग्जिस्टेंस हुई, इंग्लैंड के अंदर उसके एक, 1500 ईयर्स के अंदर उसकी जो एग्जिस्टेंस हुई, इंग्लैंड के अंदर उसके एक, 1500 ईयर्स के अंदर उसकी जो एग्जिस्टेंस हुई इंग्लैंड के अंदर उसके एक
अनब्रोकन जो है हम कह सकते हैं वो है एक सिलसिला जो एक टूटा हुआ नहीं है, यानी कि उसका। और ये टॉपिक शो करता है डेवलपमेंट जो है लैंग्वेजेस की, इंग्लिश लैंग्वेज की इंडो यूरोपियन ओरिजिन से उसके ओल्ड इंग्लिश के थ्रू, और जो मॉडर्न सॉरी मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश तक, और जो लेट मॉडर्न इंग्लिश है। सो जो मेन स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के अंदर और हिस्ट्री के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की, सो जो डिवीजन है अर्ली स्टेजेस के, अगर हम इसे देखते हैं तो सो इंग्लिश जो है एक वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है। नॉर्मली लोग इसको लैटिन लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन ये एक वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है जो कि ओरिजिनेट हुई एंग्लो फ्रीसियन डायलेक्ट से, जो कि ब्रिटेन के अंदर आया मिड 5th to 7th सेंचुरी एडी, और जर्मैनिक इन्वेडर्स की तरफ से, और जो सेटलर्स थे जो कि वहाँ पे आके आबाद हुए, और ये इनका ताल्लुक था जर्मनी, वेस्ट डेनमार्क और नेदरलैंड इन कंट्रीज से। सो जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है वो है 1100 से 1500 तक। और वैसे तो जो बिगनिंग और एंडिंग है, शुरुआत और जो एंड है मिडिल इंग्लिश पीरियड की, वो कुछ हद तक जो है वो आर्बिट्री भी है, 2 पॉइंट के ऊपर टाइम में, कि जो जब ऑनगोइंग लैंग्वेज चेंज जो है बना, पर्टिकुलरली तौर पर नोटिसेबल बना। सो जो मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, डिवीजन ऑफ लेटर स्टेजेस है इसके अंदर। सो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1500 से 1800 के दरमियान था, जो कि था ट्रांसफॉर्मेटिव जो है इंग्लैंड के लिए भी और लैंग्वेज के लिए भी। और एंड तक अगर हम देखते हैं 1775 से 83 तक के, सो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, नतीजा जो है फाउंडेशन का फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन बनी, जो कि इंग्लिश स्पीकर की ब्रिटिश आइलैंड से बाहर एक पहला कंट्री बना अमेरिका जब बना। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो इंग्लिश स्पीकिंग जो लोगों का कंट्री बना ब्रिटेन के अलावा। सो 1788 में हम देखते हैं कि इंग्लिश सेटलमेंट पहली हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के करीब। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग नहीं थे, यानी इंग्लिश स्पीकर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन जो पुराने लोग वहाँ के हैं, जो कि कहा जाता है कि 70-80 हज़ार साल से वहाँ पे आबाद हैं, वही लोग वहाँ पर रह रहे थे। सो जो मेन स्टेजेस हैं डेवलपमेंट में और जो हिस्ट्री हुई है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो मूवमेंट है रिसेंट से फ्यूचर स्टेजेस तक की हम देखते हैं। सो ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ द करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो करंट स्टेज है डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की, और उसके बाद ये कि जो आज की दुनिया के अंदर इंग्लिश को जो है वो देखा जा सकता है, हर जगह हम देख सकते हैं, और उसका स्टेटस हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हमें कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंस के लिए। सो जो लैंग्वेज इन इंग्लैंड बिफोर इंग्लिश, अब इंग्लिश से पहले जो इंग्लैंड के अंदर लैंग्वेज थी, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जाहिर बात है लोगों के लिए टॉपिक हो जाता है। सो इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई 5th सेंचुरी के अंदर, तकरीबन 1500 ईयर्स पहले। हम अगर देखते हैं जनरली स्पीकिंग, स्टोन एज के बारे में सोचा जाता है कि वो रही इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 2000 बीसी तक। ऑल्दो के इंग्लिश जो लोग थे उस दौर के, वो यूज़ कर रहे थे कुछ स्टोन वेपन्स, जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग जो हम देखते हैं 1066 के अंदर, वहाँ उसमें भी हमें। सो जो एक्सप्लोरेशन है प्री इंग्लिश इंग्लैंड की, उसके अंदर ट्रांजिशन हम देख सकते हैं स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज तक, और सब्सिक्वेंट जो इंट्रोडक्शन हुआ आयरन टूल का, और पैलियोलिथिक ह्यूमंस जो अर्लीस्ट जो इनहेबिटेंट्स थे इंग्लैंड के, जो शुरू के जो लोग हम कह सकते हैं वहाँ पे जो आए, और ये जो शॉर्ट थे, इनका जो स्टेचर था वो शॉर्ट था, शॉर्ट लेग थे, और लो फोर हेड थे, और पोअरली डेवलप इनकी जो चिन्स थी वो पोअरली तौर पे डेवलप थी, और ये रहते थे ओपन अंडर रॉक शेल्टर के अंदर, और बाद में इन्होंने केव्स के अंदर, गारों में जो है वो रहना जो है वो शुरू किया। सो सेल्टिक लैंग्वेज जो है इंग्लैंड के अंदर जो है इसके 2 डिवीज़न रहे थे। इसके भी 2 डिवीज़न थे, एक यानी कि कोई ये नहीं कि एक ही थी ये सिर्फ,
बल्कि दो थे, गैलिक और गोटेलिक ब्रांच। और जो कि गैलिक अलग है और गोटेलिक ब्रांच और जो ब्रायथोनिक ब्रांच है। सो सेल्टिक जो है प्रोबेबली पहली इंडो यूरोपियन जबान थी जो कि बोली गई इंग्लैंड के अंदर। सो जो हिस्ट्री है रोमन कॉन्क्वेस्ट की, रोमन एम्पायर ने जो है वो कॉन्कर किया था ब्रिटेन को। सो ये शुरू होती है अराइवल के साथ एम्परर जो क्लॉडियस है 43 AD में, और ये आउटलाइन करती चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी रोमन कॉन्क्वेस्ट की। सो एक 40,000 की आर्मी जो है वो भेजी गई थी ब्रिटेन को, यानी कि ब्रिटेन को कॉन्कर करने के लिए। सो जो प्रोग्रेस थी रोमन कंट्रोल की वो कोई अनइंटरप्ट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई मुखालफत इनकी नहीं की जा रही थी, इन्होंने आके आसानी से जो है वो कॉन्कर कर लिया था, तो ऐसा नहीं था। उनको कई सारे जो है वो इंटरप्ट थे, और जो एक सीरियस अपराइजिंग थी, जो मुकाबला इनको हुआ सेल्ट्स की तरफ से, जो लोग थे वहाँ के, जो कदीम लोग थे वहाँ के, उनकी तरफ से। वो 61 AD के अंदर हुआ। बूडिगा जो विडो थी सेल्टिक चीफ की, एक सेल्टिक चीफ था, उसकी विडो थी ये, उसकी तरफ से जो है ठीक ठाक जो है रेजिस्टेंट हुई वहाँ ब्रिटेन के अंदर। और 70,000 रोमन और जो रोमनाइज ब्रिटेन थे उनका मैसेकर्ड जो है वो देखने में आया, मतलब यानी कि हुआ। सो रोमनाइजेशन जो हुई इस आइलैंड की, रोमनाइजेशन जो है ब्रिटेन की, ये एक्सप्लेन करती है, बताती है कि कैसे रोमन कल्चर और कस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पर, जिसने असर डाला बहुत से एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो वहाँ के लोगों के ऊपर। और उसमें कई चीज़ें आ गई फिर, रोमन ड्रेस, रोमन ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स और रोमन पोट्री, और जो है वो ग्लासवेयर वगैरह, इनको देखा गया जनरल यूज़ के अंदर। सो स्पेसिफिक जो है एग्जांपल हमें मिलती है रोमन इन्फ्लुएंस के ब्रिटिश कल्चर के ऊपर। सो एडॉप्शन हुई रोमन ड्रेस की, ऑर्नामेंट्स की, पॉटरी की, और जो ग्लासवेयर वगैरह थी। लैटिन लैंग्वेज का भी ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस आया, इसी वजह से इंग्लिश के अंदर कई सारे लैटिन वर्ड्स वगैरह भी हम देखते हैं। तो और इसके अलावा स्क्रिप्ट लैटिन की यूज़ की जा रही है, और लोग लैंग्वेज यही समझते हैं कि इंग्लिश जो है वो लैटिन लैंग्वेज है, हालांकि वो नहीं है। सो यूज़ जो है लैटिन लैंग्वेज का की एलिमेंट था रोमनाइजेशन जो हुई ब्रिटेन की। और कई सारे तादाद में इंस्क्रिप्शंस जो है वो पाए गए, और तमाम के तमाम जो है वो लैटिन ज़बान में थे। सो जर्मैनिक कॉन्क्वेस्ट एंड एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन, रोमन्स के बाद जर्मैनिक कॉन्क्वेस्ट हुआ, एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन। सो अराइवल हुआ जर्मैनिक ट्राइब्स का, वो जो है आबाद हुए आके। हम हिस्ट्री देखते हैं इसकी तो स्पेसिफिकली तौर पे जो एंग्लो सैक्सन थे वो। सो 5th सेंचुरी के अंदर देखा गया बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट देखा गया इस इवेंट का ब्रिटिश हिस्ट्री के ऊपर, और इसी से फिर जो है वो ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे यही एक तरह से फाउंडर बन गए जो इंग्लिश नेशन के। सो एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन, सो बहुत डिफ़िकल्ट है इस बारे में कहा जाना श्योरिटी के से, जो रिलेशन है न्यू कमर्स जो आने वाले लोग हैं, और वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन थी जो कि ज़ाहिर बात है वहाँ पहले से आबाद थी, हज़ारों कई हज़ारों साल पहले से जो आबाद एक पॉपुलेशन थी, और जो नए लोग आके आबाद हो रहे थे, उनके दरमियान जो रिलेशन थे, किस तरह के ताल्लुकात थे उनके आपस में, तो इसके बारे में श्योरली कहना तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर न्यू इनहेबिटेंट जो है वो बहुत कम थे, ज़ाहिर बात है। एंग्लो सैक्सन जो है वो प्रोबेबली सेटल हुए सेल्ट के बिसाइड्स में, और मोर और लेस जो है पीसफुल कांटेक्ट हुआ। सो इन्वेडर्स जो है वो मिले स्टबन रेजिस्टेंस के साथ, सक्सीड हुए वो इस्टेब्लिश करने में खुद को, और फाइटिंग भी हुई, ज़ाहिर बात है। ऐसा नहीं है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस से वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट तक भी हुआ है,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सो जो नेम्स हैं इंग्लैंड एंड इंग्लिश, सेल्ट जो कि कहते थे अपने जर्मेनिक कॉन्करर्स को सेक्सन इंडिस्क्रिमिनेटली प्रोबेबली, क्योंकि उनका जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट था जर्मेनिक लोगों के साथ वो था सेक्शन रेट्स के थ्रू, कॉस्ट के ऊपर। सो आज की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है जो कि नतीजा ये हिस्ट्री से ऐसे डायलेक्ट जो कि जर्मेनिक ट्राइब बोलते थे जो कि इंग्लैंड में आके आबाद हुए। सो ये इम्पॉसिबल है कहना कि किस हद तक जो स्पीच है एंजल्स की वो डिफरेंट थी सेक्शंस के या फिर जो ज्यूट्स थे इनके मुकाबले में। सो जो फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, अगर हम इनको देखते हैं तो 1700 तक एंग्लो सेक्सन ने ऑक्युपाइड कर लिया था ज़्यादातर जो इंग्लैंड का इलाका है, और एक्सेप्शन जो थी वो थी कॉर्नवॉल और एक एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट में था, और कंसिडरेबल पार्ट जो है साउथर्न स्कॉटलैंड का भी, जबकि वेल्स जो है रहा एक स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड, ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा वो। और जो फेलियर था ओल्ड ब्रिटिश का कि वो इन्फ्लुएंस करें ओल्ड इंग्लिश को किसी ख़ास हद तक, वो मीन नहीं रहा। ब्रिटेन जो है वो किल भी हुए और बाहर भी वो निकाले गए, एक तरफ मारे भी गए ब्रिटेन, निकाले भी गए, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो कंसिडरेबल नंबर है ब्रिटेन का वो एंग्लो सैक्सन्स के दरमियान ही जो है वो रहा, उनकी जो तादाद थी वो उन्हीं के दरमियान रही। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।